नमस्कार मित्रों, मैं विपुल राजपुरोहित आप सभी का वेट इनोवेशन क्लासेस जयपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपन जो है वो इतिहास के बारे में बात करेंगे, जो आपके वेटरनरी ऑफिसर्स और पशुधन सहायक के एग्जाम में आता है। हिस्ट्री के सिलेबस की मैं आपसे बात करूंगा और हिस्ट्री को अपन पूरा जो है वो 1 to 1 एक एक क्लास के अंदर पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले मित्रों, पाठ्यक्रम के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या आता है इतिहास के अंदर, क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है, कौन से टॉपिक अपने लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पाठ्यक्रम चर्चा करने के बाद में अपन एक एक टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो एक बार फिर से मित्रों, आप सभी का वेट इनोवेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और अपन थोड़ा सा आप चर्चा करते हैं आगे की पाठ्यक्रम के बारे में। देखिएगा तो मित्रों, जहां किसी भी एग्जाम के अंदर अगर आपके इतिहास का सिलेबस आता है, हिस्ट्री, और अपने राजस्थान के जितने भी है उसके अंदर राजस्थान का इतिहास जो है वो पूछा जाता है, तो इसमें ये मित्रों सम्मिलित रूप से सभी एग्जामों के लिए एक ही सिलेबस है जो हर एग्जाम के अंदर आपके पूछा जाता है। राजस्थान के अंदर छोटे से लगाकर बड़े एग्जाम तक राजस्थान के इतिहास के अगर अपन टॉपिकों की बात करें मित्रों, तो जब भी हिस्ट्री पढ़नी स्टार्ट की जाती है तो आप सभी को पता होगा कि जब मानव इस दुनिया के अंदर आया था और आकर जो है वो एक आदि मानव के रूप में जंगलों के अंदर घूम रहा था, इधर से उधर भटक रहा था, और भटकने के बाद में धीरे धीरे उसने चीजें करना सीखी कि जीवन में कैसे क्या उतारनी है, और आगे जाकर वो सिविलाइज्ड हुआ, वो सभ्यता के अंदर आया और एक जगह स्थान पर रहना स्टार्ट किया। इसलिए किसी भी जगह के इतिहास का जो पहला टॉपिक होता है वो होता है सिविलाइजेशन, या जिसको अपन कहते हैं सभ्यता। तो राजस्थान के इतिहास का भी मित्रों जो पहला टॉपिक है वो है सभ्यताएं। राजस्थान के अंदर जो प्रमुख सभ्यताएं हुई थी उन सभ्यताओं के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से अपने यहाँ पर जो प्रमुख है उसमें पहला नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, कालीबंगा, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद में आपके आहाड़, इसके बाद में आपके सीकर के अंदर जो है वो गणेश्वर, और इसके बाद में छोटी मोटी और भी बहुत सारी सभ्यताएं हैं जो सारी की सारी अपन को पढ़नी है। तो पहला टॉपिक हो जाता है अपना राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, जिसमें कालीबंगा, आहाड़ और गणेश्वर से ज्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बाकी वाली जो भी बची हुई सभ्यताएं हैं वो सारी की सारी अपन पढ़ेंगे। सभ्यताओं के बाद में जब आप सिलेबस कभी भी देखोगे तो उसके बाद में एक लाइन लिखी हुई होती है कि राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनके द्वारा की गई उपलब्धियां। ये लाइन आपके सिलेबस के अंदर आपको लिखी हुई मिलती है। अब ये लाइन तो सिर्फ एक दे दी इन्होंने कि राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनके द्वारा दी गई उपलब्धियां, लेकिन ये अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर बहुत सारे राजवंश हुए। जैसे अपन बात करें कि जयपुर या आमेर में कौन सा राजवंश हुआ तो कछवाहा। जैसे अपन बात करें कि मेवाड़ में कौन सा राजवंश हुआ तो गुहिल या सिसोदिया। जैसे मारवाड़ की बात करें तो अपन राठौड़। जैसे बीकानेर की बात करें तो भी राठौड़, और जैसे अपन अजमेर की बात करें तो चौहान। और भी जो राजस्थान के छोटे मोटे, जैसे जैसलमेर का भाटी राजवंश, भरतपुर के आगे के जाट राजवंश। तो ये सारे के सारे राजवंश, और इन राजवंश में जितने भी राजा हुए उन राजाओं ने कौन कौन से युद्ध लड़े, उन राजाओं ने कौन कौन सी संधियां करी, उन राजाओं ने क्या क्या निर्माण कार्य करवाया, उन राजाओं के संबंधित जितने भी सवाल होते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि दिखने में बहुत छोटा टॉपिक लग रहा है, लेकिन अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे आप सभी जानते हो कि भाई अगर मेवाड़ वाले गुहिल सिसोदिया की बात करूं तो उसमें अपन को राणा सांगा भी पढ़ना है, प्रताप भी पढ़ना है, कुंभा भी पढ़ना है। अजमेर के पृथ्वीराज चौहान, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, सारे के सारे राजा पढ़ने हैं। तो ये अपने आप के अंदर राजस्थान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टॉपिक है, जिसको अपन प्रमुख राजवंश या उपलब्धियों के नाम से जानते हैं। और आप सभी को पता है कि जब राजा महाराजाओं का शासन समाप्त होने की स्थिति में आता है तब भारत के अंदर अंग्रेज आ गए थे। कौन आगे थे? अंग्रेज। और अंग्रेजों ने राजस्थान के राजाओं के साथ में संधियां कर ली थी, और संधियां करने के बाद में आप सभी जानते हो कि अपन जब अंग्रेजों के सामने उठ खड़े हुए थे तो अपन ने सबसे पहले एक क्रांति करी थी, जिसको कहा जाता है 1857 की क्रांति। आपने सुना होगा, बुंदेले हर बोलो के मुंह सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वो जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसके बाद वाला अपना अगला टॉपिक होता है जो अंग्रेजों के सामने अपने लड़ी थी। राजस्थान में क्रांति के अंदर क्या क्या हुआ था, क्या क्या घटनाएं हुई, कौन कौन से क्रांतिकारी थे, कहां कहां पर लड़े, वो सारी चीजें अपन को इस क्रांति के अंदर पढ़नी है। अगली बात सर, क्रांति के बाद
राजस्थान के अंदर जितने भी जमींदार थे, जितने भी राजा थे, उन सभी लोगों ने किसानों के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगाए, बहुत सारे कर लगाए, और करों के कारण किसान जो थे वो कर दे नहीं पाए। कई बार अकाल पड़ जाया करते थे तो किसान कर चुका नहीं पाते थे, तो किसानों ने फिर उन राजा महाराजा और जमींदारों के खिलाफ में आंदोलन करने शुरू कर दिए। इसलिए इसके बाद में राजस्थान की हिस्ट्री में जो टॉपिक आता है उसको अपन कहते हैं किसान आंदोलन। क्या कहते हैं? किसान आंदोलन। आप लोगों ने नाम सुना होगा, बड़े ही फेमस जो सवाल पूछे जाते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन, आप लोगों ने सुना होगा बेगू किसान आंदोलन, आप लोगों ने सुना होगा अलवर किसान आंदोलन, आप लोगों ने सुना होगा बूंदी किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन। तो ये सारे के सारे जो अपने किसान आंदोलन है वो अपन क्रांति के बाद अगले टॉपिक के रूप में पढ़ते हैं। तो किसान आंदोलन में अपन पढ़ेंगे बिजोलिया, बेगू, अलवर, बूंदी, शेखावाटी, मारवाड़, बीकानेर, सारे के सारे। इसके बाद किसान आंदोलन के बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद राजस्थान की हिस्ट्री में जो अगला टॉपिक आता है उसको अपन कहते हैं प्रजामंडल आंदोलन। नाम से ही मित्रों देखो पता चल रहा है, प्रजा मंडल, प्रजा प्लस मंडल, तो प्रजा का मंडल। प्रजा ने राजा महाराजाओं के विरुद्ध में जाकर यह कहा कि भाई तुम राजा हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे अधीन जो तुम्हारी सरकार है वो हमारी होगी, प्रजा का एक मंडल होगा जो हमारे ऊपर शासन करेगा। तो उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए राजस्थान के अंदर जो आंदोलन होते हैं उसको अपन प्रजामंडल आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो किसान आंदोलन के बाद में अपन प्रजामंडल के आंदोलन पढ़ेंगे। प्रजामंडल कंप्लीट करने के बाद अपन राजस्थान की जो जनजातियां हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुने होंगे भील, मीणा, गरासिया वगैरह, इन्होंने अपनी हकों के लिए अपनी जो आवाज उठाई, इनके अंदर कुछ ऐसे नेता हुए, जैसे गोविंद गुरु जी का नाम आपने सुना होगा, मोतीलाल जी तेजावत साहब का नाम आपने सुना होगा। तो उन लोगों ने इन जनजातियों में सुधार के लिए राजा महाराजाओं के विरुद्ध जो अपनी मांगे मांगी, उनके लिए जो काम किया, उसके बारे में जो अपन पढ़ेंगे वो किसके अंदर पढ़ते हैं? अपन जनजातीय आंदोलन के अंदर पढ़ते हैं। तो प्रजामंडल के बाद में अपन पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन। और मित्रों अंतिम जो टॉपिक होता है राजस्थान के इतिहास का वो है एकीकरण। क्या है? एकीकरण। जब अपन आजाद हुए थे तब राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। उसको मिलाकर आज का आप जो राजस्थान देखते हो, जो आपके सामने मैप बना हुआ होता है, उस राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, वो राजस्थान कैसे बना, उस राजस्थान के अंदर कौन कौन से सदस्य हुए, कौन कौन से चरण हुए, और उसके बाद आज का राजस्थान आपके सामने कैसे निर्मित हुआ, वो पूरा घटनाक्रम अपन जिस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं वो होता है आपका एकीकरण। ये सिलेबस आपका मित्रों राजस्थान की छोटी से लगाकर सबसे बड़ी भर्ती राजस्थान प्रशासनिक सेवा तक में सम्मिलित रूप से आता है। अगर आपके वहां पर दिखा हुआ है राजस्थान का इतिहास, जो अपन को पूरा का पूरा अपन को पढ़ना है। तो पहले सभ्यता होती है, सभ्यता के बाद में अपने राजवंश होते हैं, जितने भी राजा महाराजा हुए उनके युद्ध वगैरह, संधिया वगैरह पढ़ेंगे, फिर अंग्रेज आ जाएंगे। तो इसको आप ऐसे आधुनिक राजस्थान भी कह सकते हो। इसको कहा जाता है मध्यकालीन राजस्थान, और इसको कहा जाता है आपके प्राचीन राजस्थान। तो मध्यकालीन में राजवंश पढ़ेंगे, आधुनिक में अंग्रेजों के आने के बाद क्रांति, किसान आंदोलन, प्रजामंडल, जनजाति एकीकरण और ये सारे। तो अपन ये सारे के सारे टॉपिक पढ़ेंगे। मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं मित्रों कि वर्तमान में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं अपने होती है, या आरपीएससी या आरएसएमएम, एमएम, एसएसबी के द्वारा जो भी कंडक्ट करवाई जाती है, तो आजकल उनका ट्रेंड चल रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है आधुनिक वाला, यहां से वो ज्यादातर सवाल पूछते हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि यहां थोड़ा बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि युद्ध वगैरह राजा महाराजा तो सारे अपन ने रट रखे हैं कि भाई सांगा जी ने क्या करान, प्रताप ने क्या करान, हल्दी घाटी कब हुआ, खानवा कब हुआ, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ, लेकिन यहां थोड़ी से कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। तो वो ज्यादातर सवाल यहां से पूछता है। हालांकि अपन को तो पूरा पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार के लिए बता देता हूं कि ये इस वाले टॉपिक पर अपन थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे और ये सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये आपका जो पाठ्यक्रम है वो सम्मिलित रूप से आपके वेटरनरी ऑफिसर्स और पशुधन सहायक के एग्जाम के अंदर आएगा, जिसमें अपन एक एक टॉपिक लेकर आगे की बात करेंगे। तो मुझे लगता है जहां तक कि अपना सबसे बड़ा टॉपिक है वो ये वाला है, प्रमुख राजवंश वाला। बहुत सारे राजा होते हैं, राजाओं के सारे युद्ध वगैरह हैं। तो पहले अपन इसको ले लेते हैं, फिर अपन सभ्यताएं कर लेंगे। सभ्यताएं छोटा टॉपिक है, और फिर अपन जो है वो पूरा का पूरा आधुनिक राजस्थान पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अपन जो है एक एक टॉपिक लेकर आगे की बात करते हैं। धन्यवाद। तो मित्रों अपन जो है आज शुरू करने के लिए जा रहा हूं मैं आपके सामने, वो है राजस्थान के प्रमुख राजवंश। और जो सबसे बड़ा राजवंश है उसकी बात आज स्टार्टिंग से एक बार कर लेते हैं। मेवाड़ राजवंश की बात कर लेते हैं। तो पहले मेवाड़ पढ़ लेंगे, फिर मारवाड़, फिर आपके बीकानेर, फिर जयपुर और फिर अजमेर वगैरह इस प्रकार से पढ़ लेंगे। तो मेवाड़ राजवंश की मैं बात करता हूं। सुनिएगा मित्रों ध्यान से। कोई भी एक राजवंश होता है,
राजवंश यानी राजा के वंशजों का पूरा परिवार जो चला आज़ादी के दौर तक, जब तक राजस्थान में राजाओं का शासन था, उन सब के बारे में पढ़ना है। तो किसी भी राजवंश का राजस्थान के अंदर सबसे पहले तो एक फिक्स एरिया होता है कि भाई यहाँ पर ये राजवंश था। जैसे मैंने लिखा मेवाड़, तो वो राजवंश मेवाड़ में था। जैसे अपन लिखेंगे मारवाड़, तो वो मारवाड़ में था। तो पहली बात तो अपन को ये पता होना चाहिए कि मेवाड़ में क्या क्या आता है, कौन कौन से जिले आते हैं। दूसरी जो चीज अपन पढ़ेंगे कि भाई इस मेवाड़ के कुछ पुराने नाम क्या थे। जैसे कई बार सीधा सवाल पूछते हैं कि भाई मेवाड़ को जनपद काल में क्या कहते थे, या जयपुर वाले क्षेत्र को प्राचीन समय में क्या कहते थे, ढूंढाड़ कहते थे। जैसे आपसे पूछ लिया कि हाड़ौती किसको कहते थे, तो एक अपन ये पढ़ेंगे। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि इस राजवंश की स्थापना कैसे हुई, कैसे ये राजवंश आगे बढ़ा, कैसे कैसे करके इसके अंदर राजा हुए। तो मित्रों देखना आप, मैं आपको बताता हूं। ये राजस्थान का अपना मैप है। इस राजस्थान के मैप के अंदर आप देखोगे कि ये वाला जो पोर्शन होता है दक्षिणी राजस्थान के अंदर, इसको बेसिकली जो है वो क्या कहा जाता है, मेवाड़। अब मैं आपको बता देता हूं कि मेवाड़ के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, फिर अपन आगे की बात करेंगे। तो अभी तो बहुत सारे जिले चेंज हो गए, लेकिन जो अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन बात करें तो चित्तौड़ के बिना कभी भी मेवाड़ पूरा हो नहीं सकता। तो सबसे पहला जिला तो है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ के बाद में महाराणा उदय सिंह जी ने एक नगर बसाया था जिसका नाम है उदयपुर। फिर महाराणा राज सिंह जी ने एक नगर बसाया था जिसका नाम है राजसमंद। एक है आपका प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ पहले एक ठिकाना था और इसको अपन कहते थे देवलिया, और ये ठिकाना मेवाड़ वालों के अधीन ही था। लेकिन कालांतर में ये प्रताप सिंह नामक राजा ने अलग रियासत बना ली, इसलिए इसका नाम प्रतापगढ़ हो गया, जबकि पहले ये मेवाड़ का हिस्सा हुआ करता था। और एक आता है आपका भीलवाड़ा। तो मित्रों याद रखना, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को मिलाकर आपके किसका निर्माण होता है, मेवाड़ का। सवाल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि निम्न में से कौन सा जिला मेवाड़ का हिस्सा नहीं है, और ज्यादातर उसके फेवरेट ऑप्शन होते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो आप याद रखना, उसको अपन वागड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, वागड़। वो मेवाड़ के अंदर नहीं आता है। अगली बात मित्रों, अगला ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा गया, एलडीसी के एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे पूछता है कि जनपद काल के अंदर मेवाड़ को क्या कहते थे। अब उसने पूछ लिया जनपद काल में मेवाड़ को क्या कहते थे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जनपद काल होता क्या है। अगर आपको यही नहीं पता है, सिर्फ आप उसको रट लोगे कि नहीं जनपद काल में ये कहते थे, ये कहते थे, ये कहते थे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो पहली चीज तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जनपद काल होता क्या है। तो मैं आपको बताता हूं जनपद काल क्या होता है, फिर कालांतर में मेवाड़ का नाम कैसे चेंज हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। सुनिएगा, आप सभी को पता है, आप सभी ने सुना होगा कि हिंदुस्तान के अंदर या भारत के अंदर जो पहली सिविलाइजेशन हुई थी उसको अपन कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। मानव घूम रहा था जंगलों में, इधर से उधर भटक रहा था, कच्चा मांस खा रहा था, फल फ्रूट खा रहा था। धीरे धीरे उसने रहना सीखा, और रहना सीखा तो वो सिंधु नदी के आसपास वाले एरिया में रहा, इसलिए उसका नाम रख दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। तो जैसे मैंने यहां पर ये सिंधु नदी है, और सिंधु नदी जो भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर में बहती है और वर्तमान पाकिस्तान के अंदर बहती है, इसके आसपास में ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन हुई। आप सभी को पता है कि ये सभ्यता एक दिन समाप्त हो जाती है। समाप्त हो गई तभी तो अपन ने खोद के निकाला कि भाई हड़प्पा से ये निकला, मोहनजोदड़ो से ये निकला, वहां से वो निकला, वहां से वो निकला, तो ये सभ्यता समाप्त हो गई। तो जब ये सभ्यता समाप्त हुई तब सारे इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग मत दिए। किसी ने कहा कि साहब यहां पर कोई महामारी फैल गई थी, किसी ने कहा कि नदी के अंदर बाढ़ आ गई थी, किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ कहा कि सभ्यता इस प्रकार से समाप्त हुई। लेकिन एक इतिहासकार था जिसका नाम था मैक्स मूलर। नाम याद रखना मित्रों, मैक्स मूलर साहब। मैक्स मूलर साहब ये कहते हैं कि ये सिविलाइजेशन जो है वो इस प्रकार से समाप्त नहीं हुई है। इस सिविलाइजेशन पर किसी ने आक्रमण किया है, उस जाति ने आक्रमण किया, और उस आक्रमण करने के बाद में इस सभ्यता को समाप्त कर दिया, और समाप्त करने के बाद में यहां पर वे लोग रहने लग गए। तो कोई भी अगर तर्क किसी भी इतिहासकार के द्वारा दिया जाता है ना, तो उसके पीछे उसका एक मत होता है कि साहब ऐसा हुआ होगा इसलिए ऐसा मैं कह रहा हूं। जैसे मान लो कि किसी ने कहा कि यहां पर बाढ़ आई थी, तो बाढ़ आई थी तो उन्होंने कहा कि पास में एक नदी बहती है सिंधु, सिंधु में हो सकता है बाढ़ आई हो। किसी ने कहा महामारी फैली थी, हो सकता है पानी इकट्ठा रह गया हो, मलेरिया जैसी बड़ी महामारी फैल गई हो। तो मैक्स मुलर ये कहता है कि एक जगह मिलती है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के अंदर मिला एक नगर है, और उस मोहनजोदड़ो के अंदर से बहुत सारा ज्यादा मात्रा में डेड बॉडीज मिली, बहुत ज़्यादा मात्रा में। वहाँ से आप कह सकते हो एक कब्रिस्तान के रूप में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो थी वहाँ पर से शव मिले भयंकर रूप से। लेकिन आप सभी को पता है कि जब अपन शव को गाड़ते हैं तो उसको एक सीधे रूप में गाड़ते हैं,
इस प्रकार से उसको गाड़ते हैं। ऐसा तो होता नहीं कि किसी का हाथ काट के अपन ने यहाँ गाड़ दिया या किसी का सर काट के अपन ने वहाँ गाड़ दिया। तो वहाँ पर जो डेड बॉडीज मिली उसमें किसी का हाथ कहीं पर था, किसी का पैर कहीं पर था। तो मैक्स मुलर ये कहता है कि ये जो है ये कब्रिस्तान नहीं है, यहाँ पर आर्यों ने आक्रमण किया और आर्यों ने आक्रमण करने के बाद में इस सिविलाइजेशन को समाप्त कर दिया और समाप्त करने के बाद में इन लोगों को यहाँ मार के फेंक दिया और अब इस वाले एरिया के अंदर आर्य रहने लग गए। कौन रहने लग गए? आर्य। आप सभी जानते हो कि आर्यों ने भारत में 4 वेदों की रचना की थी। कितने वेदों की? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो 4 वेदों की रचना करने के कारण अगली जो सिविलाइजेशन आर्यों की होती है उसे कहा जाता है वैदिक सभ्यता। क्या कहा जाता है? वैदिक सभ्यता। तो आर्यों ने वैदिक सभ्यता बनाई। और आप सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हो कि एक जगह पर अगर इंसान रहता है ना तो धीरे धीरे उसकी पॉपुलेशन बढ़ती है, बढ़ेगी। आज आपका गांव जैसा है आज से 25-30 साल पहले वैसा नहीं होगा। आज अपना शहर जयपुर जैसा है आज से 25-30 साल पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि अपनी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ी। मानव का स्वभाव होता है कि मानव जहां भी रहता है उसकी जनसंख्या में वो विस्तार करता है। जैसे आप सभी जानते हो कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन एक समय में सिर्फ 21 करोड़ थी। पिछली जनसंख्या गणना 2011 के अनुसार 1 अरब और 21 करोड़ हो गई। और जहां तक अभी मुझे जानकारी प्राप्त है अपन चीन को भी पीछे करते हुए पूरी दुनिया के अंदर टॉप कर चुके हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपने दुनिया में जनसंख्या में टॉप कर लिया है। तो पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है। तो यहां पर जब आर्यों की पॉपुलेशन बढ़ी तो आर्य इस वाले क्षेत्र में आए, यानी इंडिया वाले भाग में आए। ये इधर नहीं गए, इधर जो आगे वाला एरिया है पाकिस्तान से उधर नहीं गए। आप में से कोई बता सकता है कि ये क्यों नहीं गए? तो मैं आपको बता देता हूं। ये उस तरफ इसलिए नहीं गए क्योंकि जितनी भी सिविलाइजेशन इस दुनिया के अंदर आज दिन तक हुई है ना, वे सारी पानी वाले क्षेत्रों के पास में हुई है। क्योंकि उन सिविलाइजेशन के लोगों का मुख्य व्यवसाय होता था कृषि एवं पशुपालन, और उसको करने के लिए उन्हें सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती थी। आप सभी जानते हो कि अगर आप पाकिस्तान से आगे वाले भाग में जाओगे तो आपको कभी भी पानी नहीं मिलेगा। यहाँ पे अरब कंट्रीज़ में तेल मिल सकता है लेकिन पानी नहीं मिलता। लेकिन आप इंडिया वाले भाग में आओ तो यहाँ पर आपको गंगा, यमुना, कितनी सारी इतनी नदियाँ हैं कि आपको पानी मिल जाएगा। इसलिए ये आर्य यहाँ पर रहने लगते हैं। इसलिए मित्रों आपको बता दूं मैं कि ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है कि विंध्याचल पर्वतमाला और हिमालय पर्वतमाला के बीच में आर्यों का निवास स्थान था, जिसे आर्याव्रत कहते थे। क्या कहते थे? आर्याव्रत। और आप सभी जानते हो कि गीता के अंदर भी भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे आर्यपुत्र खड़े हो जाओ, और खड़े होकर तुम क्या करो? युद्ध करो। तो इस वाले क्षेत्र के अंदर आर्य रहने लग गए। और जब अपन किसी एक स्थान पर रहते हैं ना तो अपना समाज कुछ भागों में बंट जाता है। जैसे अपने गांव होते हैं, गांवों से मिलके अपनी तहसीलें बनती है, तहसीलों से मिलके जिले बनते हैं, जिलों से मिलके क्या बनता है? देश, राज्य, और राज्य से मिलके क्या बनता है? देश। तो आर्यों के समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी कुल। कुल यानी परिवार। परिवार इनके समाज की सबसे छोटी इकाई थी। 5, 10, 15 कुल मिलके इनके बनते थे ग्राम। आज भी अपन ग्राम पंचायत लिखते हैं, कहीं पर भी आपने गांव पंचायत नहीं देखा होगा, क्योंकि ओरिजिनल शब्द ही ग्राम ही था। गांव तो अपन ने बनाया है, वो ग्राम था जो आर्यों ने वहां पर लाया था। तो इनके कुल के बाद में बनते थे ग्राम, और ग्रामों से मिलके इनके बनते थे विश। विश यानी इनकी तहसीलें, और विश से मिलके इनके बनते थे जन। जन यानी जिले, और ये जिले जब और ज्यादा बड़े हो गए तो इनको ये कहने लगे जनपद। तो उस एग्जामिनर ने यह सवाल पूछा था कि जब यहां जनपदों का दौर चलता था, जब आर्य यहां पर रहा करते थे, उस समय अपने मेवाड़ वाले पार्ट को क्या कहते थे? तो मित्रों याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाँ, और एक बात बता दूं, अभी ईओआरओ का एग्जाम हुआ था 5-7 दिन पहले। जब भी आप वीडियो देखेंगे तो ईओआरओ वाले एग्जाम में भी आप देखना यह सवाल पूछा गया है कि जनपद काल के अंदर अपने मेवाड़ वाले भाग को क्या कहते थे। तो याद रखना मित्रों, जनपद काल में इस वाले भाग को कहते थे शिवी। क्या कहते थे? शिवी। यानी जब आर्यों का निवास स्थान मेवाड़ वाले क्षेत्र में था तो इसको शिवी कहा जाता था। और शिवी की राजधानी हुआ करती थी मित्रों माध्यमिका। और माध्यमिका जो है ये वर्तमान के अंदर अपन इसको कहते हैं चित्तौड़। क्या कहते हैं? चित्तौड़। तो याद रखना, जनपद काल में मेवाड़ को क्या कहते थे? शिवी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आप सभी जानते हो कि मेवाड़ पूरा पथरीला भाग है, सारे पहाड़ है, पहाड़ों को काट काट कर वहां पर लोगों ने अपने रहने के स्थान बनाए हैं। तो इसलिए पथरीला क्षेत्र होने के कारण इसको कहते थे प्रागवाट। क्या कहते थे? प्रागवाट। प्राक प्लस वाट। प्राक का मतलब होता है पत्थर, वाट का मतलब होता है क्षेत्र। तो पथरीला क्षेत्र होने के कारण इसको क्या कहा गया?
प्रागवाट। कालांतर में यहां पर एक जाति रहती थी, मेव जाति या मेर जाति। तो मेव या मेर जाति रहने के कारण इसको कहा गया था मेदपाट। क्या कहा गया? मेदपाट। और इसी मेदपाट का अपभ्रंश हो गया। लोगों ने मेदपाट 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 कहते 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 उसको क्या कर दिया? मेवाड़। जैसे आज भी आप गांव के अंदर जाना और किसी बूढ़ी डोकरी महिला से कहना या पूछना उसको कि साहब माँ जी आप कहाँ गए थे, तो वो कभी भी उदयपुर नहीं कहती है, वो कहती है उदयपुर गी ही मुँह, या जयपुर के लिए कहती है जयपुर गी ही मुँह। तो जयपुर, उदयपुर, ये सब क्या? ये अपभ्रंश है। ओरिजिनल नेम तो उदयपुर है, ओरिजिनल नेम तो क्या है? जयपुर है। तो उसी प्रकार से ओरिजिनल नेम तो मेदपाट था, लेकिन लोगों ने मेदपाट मेदपाट बोलते 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 उसको क्या कर दिया? मेवाड़। इसलिए याद रखना मित्रों, फिर से रिपीट करवा रहा हूं आपको कि मेवाड़ जो है वो निम्न जिलों के अंदर आता है: चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़। प्राचीन नाम क्या है? देवलिया। और अभी दूसरा जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। इसके बाद मैंने आपको बताया कि मेवाड़ के कुछ प्राचीन नाम थे। तो मेवाड़ को जनपद काल के अंदर शिवी कहते थे। शिवी की राजधानी क्या है? माध्यमिका या चित्तौड़। ये मैंने आपको सारी बात बताई। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि जनपद काल होता क्या है। फिर शिवी के बाद में पथरीला क्षेत्र होने के कारण इसको क्या कहा गया? प्रागवाट। और फिर बाद में मेव या मेर जाति रहने के कारण इसको क्या कहा गया? मेदपाट। और मेदपाट का अपभ्रंश होकर क्या हो गया? मेवाड़। तो मैं आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इस वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको लिख सकते हैं सारी बातें जैसी मैंने आपको बताई है, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको आप रख सकते हैं। मैं जो जो स्लाइड यहां पर लिखूंगा वो सारी स्लाइडें आपको अपनी कॉपी के अंदर या नोटबुक के अंदर लिखनी है, ताकि वो चीजें आप पढ़ते जाएं, और मैं जो आपको इंपॉर्टेंट बोलता जाऊं या जो आ चुका है उसको आप अच्छे से और ध्यान से ज्यादा पढ़ते जाएं। तो ये मेवाड़ की सामान्य बातें हो गई जो मैंने आपको बताई। अब आगे अपन को पढ़ना है कि इस राजवंश की शुरुआत कैसे हुई। तो अब मैं अगली बात आपको करने जा रहा हूं कि ये राजवंश बना कैसे। तो मित्रों देखिएगा, मैं आपको बताता हूं ये राजवंश कैसे बना। ये अपना राजस्थान है, आप सभी जानते हैं। राजस्थान के नीचे वाले भाग को अपन कहते हैं गुजरात। गुजरात के अंदर एक रियासत हुआ करती थी जिसका नाम था वल्लभी। चलो इससे पहले एक छोटी सी मैं आपको कहानी बता देता हूं कि राजवंशों की शुरुआत कैसे होती है, उसकी बात कर देते हैं। राजस्थान के मित्रों जितने भी राजवंश है ना, वहां पर एक थ्योरी काम करती है, और आप अपन जैसे जैसे पढ़ेंगे ना आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। थ्योरी ये काम करती है कि राजस्थान के अंदर क्या होता है कि कोई भी एक व्यक्ति बाहर से आता है, आने के बाद में वो वहां रहना स्टार्ट करता है। वो सामान्य व्यक्ति होता है, आपके और मेरे जैसा एकदम नॉर्मल आदमी। कालांतर में उसके वंशज वहां पर होते हैं, और उनके वंशजों के अंदर कोई ऐसा पराक्रमी शासक बन जाता है, और फिर उस वंश का क्या हो जाता है? नाम। लेकिन जब उससे ये पूछा जाता है कि तुम्हारे वंश का यहाँ पर संस्थापक कौन था, तब वो नाम उसी व्यक्ति का लेता है कि नहीं भाई साहब, संस्थापक तो हमारा वो था। जैसे सिंपल सी बात अपन करें कि आप सारे राजस्थान के अंदर तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप में से किसी एक बंदे का सिलेक्शन मान लो कि गुजरात में हो गया, वेटरनरी ऑफिसर्स बन गया वो गुजरात के अंदर। अब वो अगर वहाँ बन गया है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से वो वहाँ रहने के लिए जाएगा, वहाँ नौकरी करेगा पूरी ज़िंदगी तक। 60 साल के अंदर वो रिटायर्ड होगा वहाँ पर, तो अपनी फैमिली वगैरह भी सारी वो वहीं शिफ्ट करेगा, बच्चे वगैरह भी उसके सारे वहीं पढ़ेंगे करेंगे, तो वे वहीं पर रहेंगे। माना कि उसका कोई बेटा या उस बंदे का कोई पोता जो उधर रह रहा है गुजरात में, कालांतर में वहाँ का चीफ मिनिस्टर बन जाए। बन सकता है, मे बी पॉसिबल। नरेंद्र मोदी ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। उसके पिताजी की बात तो छोड़ो आप, उन्होंने खुद ने नहीं सोचा था कि मैं भारत के प्राइम मिनिस्टर कभी बनूंगा। चीफ मिनिस्टर का नहीं सोचा होगा। तो अगर उस बंदे का कोई भी बेटा या पोता वहां पर चीफ मिनिस्टर बन जाता है, लेकिन उस बंदे से जब ये पूछा जाएगा कि तुम्हारा वंश पूर्वज कौन था जो सबसे पहले गुजरात के अंदर आया था, तो वो उसी बंदे का नाम लेगा जो वेटरनरी ऑफिसर बन के वहां पर गया था। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि उस वंश का संस्थापक तो उसी को कहा जाएगा। यही कॉन्सेप्ट राजस्थान के अंदर हर जगह चलता है। कोई भी बंदा कहीं बाहर से आता है, आने के बाद में वहां रहता है, और उसका एक वंशज जो होता है वो बड़ा राजा बन गया। जैसे बापा रावल हो गए, राणा प्रताप हो गए, सांगा हो गए, कुंभा हो गए। तो जो पहला व्यक्ति गुहादित्य आया था वो इतना ताकतवर नहीं था, वो आपके और मेरे जैसा आम इंसान था। बापा रावल खुद हरित ऋषि की गाय चराया करते थे। तो अगर बापा रावल महान शासक होते, पराक्रमी राजा शुरुआत में होते, तो किसी ऋषि की गाय चराते क्या? गाय चराने का काम चरवाहे करते हैं, आप सभी जानते हो इस बात को। तो अब देखते हैं अपन कि ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, उसकी बात करता हूं, सुनना। गुजरात के अंदर एक रियासत पड़ती है जिसका नाम है वल्लभी। वल्लभी के एक राजा हुए थे जिनका नाम था शिलादित्य, और शिलादित्य की एक पत्नी थी जिसका नाम था पुष्पावती।
शांतिपूर्वक तरीके से वहां पर शासन कर रहे थे। पुष्पावती जी उस समय प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती थी, उनके बच्चा होने वाला था। आराम से रह रहे थे, वल्लभी के ऊपर शासन कर रहे थे। राजस्थान के अंदर उस समय कोई छोटा मोटा राजवंश नहीं था गुर्जर प्रतिहार को छोड़कर, तो ये वहां पर आराम से शासन कर रहे थे। अब आप सभी जानते हो कि अपने राजस्थान का एक नियम होता है, अपने यहाँ के लोग कहते हैं कि जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको कहते हैं कि भाई तुम भक्ति भाव किया करो, भगवान के मंदिर जाया करो, अच्छी बातें सुना करो, ताकि बच्चे के ऊपर अच्छा प्रभाव होगा। ये अपनी मान्यता है, अपने घरों के अंदर भी देखा होगा आपने। तो ये तो रानी थी, तो पुष्पावती जी से भी ये कहा गया कि आप भी भक्ति भाव करो, आपके जितने भी आसपास के अंदर मंदिर है वहां जाया करो। तो पुष्पावती जी यहां से निकलती है और दर्शन करने के लिए सिरोही आती है। सिरोही के अंदर कोई महादेव का मंदिर था, वहां पर ये दर्शन करने के लिए आई। तभी अरब कंट्रीज से आक्रमण हो गए वल्लभी पर। याद रखना, भारत में जब भी कोई विदेशी आक्रमण होता है ना, तो सबसे पहले अरबों ने ही किया है, क्योंकि भारत में एंट्री करने का स्थान ही यही था। बाकी इधर तो हिमालय था, नीचे पूरा क्या है, समंदर। तो भारत में एंट्री करने का स्थान ही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा वाला ही था, इसलिए सारे आक्रमण इधर से ही होते हैं। तो अरबों ने वल्लभी पर आक्रमण कर दिया, और जब इन्होंने वल्लभी के ऊपर आक्रमण किया तो आक्रमण करने के बाद में यहां पर युद्ध हुआ, और युद्ध के अंदर शिलादित्य जी मारे गए, खत्म हो गए। अब उनकी पत्नी जो थी वो कहां चली गई हुई थी, सिरोही। अब ये रिटर्न कर रही थी, वापस आ रही थी वल्लभी की तरफ। अब इनको तो पता नहीं कि पति वहां पर रहे नहीं। आजकल तो सूचनाएं फास्ट इधर से उधर हो जाती है, पहले सूचनाएं इतनी जल्दी पहुंचती नहीं थी। तो वे जब रिटर्न कर रही थी तो रास्ते में उनको एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था विजयादित्य। वो वहां पर मिलता है, और मिलने के बाद में उनको कहता है कि पुष्पावती जी, आपको वहां जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं है? तो आपकी रियासत के ऊपर अरब आक्रमण हो गए और शिलादित्य जी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, अब आपको वहां जाना नहीं है। आप सभी जानते हो कि प्राचीन भारत का एक नियम होता था कि जब भी किसी पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी उसके पीछे सती हुआ करती थी। तो पुष्पावती जी ने कहा कि अगर मेरे पति की मृत्यु हो गई है तो मुझे जीने का कोई भी अधिकार नहीं है, और मैं उनके पीछे अब क्या होंगी, सती होंगी। लेकिन सती प्रथा का भी एक नियम होता था। सती प्रथा का नियम ये होता था कि जो कोई महिला जो होती थी वो प्रेग्नेंट होती थी तो उसको सती होने नहीं दिया जाता था, क्योंकि उसके साथ में 2 जाने जाती थी, इसलिए वहाँ पर उनको रोक दिया गया, उनको सती होने नहीं दिया गया। तो अब पुष्पावती जी जो है वो वहाँ वल्लभी तो जा नहीं सकती, क्योंकि अरबों ने अधिकार कर लिया। अब प्रेग्नेंट महिला कहाँ जाए, तो वे कुछ समय तक जंगल में ही रहती है। और आप सभी जानते हो कि जंगल में होती हैं गुफाएं, और गुफाओं को प्राचीन समय में कहते थे गुहा। क्या कहते थे? गुहा। तो गुहा के अंदर उन्होंने अपने एक बच्चे को जन्म दिया, एक पुत्र को जन्म दिया, जो गुफा या गुहा में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम रखा गया गुहादित्य। क्या रखा गया? गुहादित्य। और अगर हॉस्पिटल में पैदा होता तो हॉस्पिटलादित्य, और घर में पैदा होता तो घरादित्य। तो वो गुफा के अंदर पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया था? गुहादित्य। अब गुहादित्य वहाँ थोड़ा बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद में वो देखता है कि पिताजी का पूरा साम्राज्य चला गया, गुजरात में अपने लिए कुछ बचा नहीं। इसलिए मारवाड़ी की एक कहावत है कि डोंग माते डेरान भारत देश मेरा, कि जहाँ कहीं भी जाओगे वो सारा का सारा अपना ही है। इसलिए गुहादित्य यहाँ से निकलता है, और निकलने के बाद में ये मेदपाट, मेवाड़, शिवी, प्रागवाट आ गया, और 566 ईस्वी के अंदर यहाँ पर ये रहने लगता है। और इसने जो नया राजवंश बसाया उसका गुहादित्य संस्थापक था, इसलिए इसको कहा गया गुहिल वंश। कौन सा वंश? गुहिल वंश। तो मित्रों याद रखना, आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक कौन था? गुहादित्य था। कब करी थी इसने स्थापना? 566 ईस्वी के अंदर करी थी। वो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि इस वंश का आदि पुरुष कौन था, मूल पुरुष कौन था, संस्थापक कौन था? सबका उत्तर एक ही होगा, गुहादित्य वल्लभी से आया, और यहाँ पर आकर इसने इसकी स्थापना कर दी। तो अब ये राजवंश यहाँ पर स्थापित हो गया। अब अपन को कहाँ से जानकारी मिली कि 566 ईस्वी में वो आया था और वहाँ आकर उसने ऐसी ऐसी स्थापना करी? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो या तो किताबों से मिलती है प्राचीन, जो लिखी हुई होती है, या सिक्कों वगैरह से मिलती है, या फिर जो शिलालेख, अभिलेख वगैरह होते हैं उनसे मिलती है। तो अपन को एक शिलालेख मिला, मेवाड़ के अंदर कोटड़ा में एक गांव पड़ता है सामोली। सामोली नामक गांव से एक शिलालेख मिलता है जिसे कहा गया सामोली शिलालेख। इसकी खोज की थी राजस्थान के बहुत शानदार इतिहासकार हुए हैं, एक सिरोही के निवासी थे, मूलतः गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा साहब।
ओझा साहब ने कोटड़ा के अंदर एक शिलालेख खोजा जिसका नाम था सामोली, और सामोली शिलालेख उन्होंने पढ़ा तो उसके अंदर उन्होंने पढ़ा कि यह शिलालेख जो है ये 666 ईस्वी का है। कब का है? सॉरी, 646 ईस्वी का है। 646 ईस्वी का ये शिलालेख है, और ये 646 ईस्वी का शिलालेख ये कहता है कि इस समय यहां पर जो राजा था यानी 646 में, उसका नाम था शिलादित्य। दो नाम के राजा हो सकते हैं, हर राजवंश में हुए हैं, जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह द्वितीय, अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह द्वितीय, कोई बड़ी बात नहीं है। तो शिलादित्य नाम का यहां पर राजा था 646 में, और वो ये लिखता है कि मैं गुहादित्य का 5वां वंशज हूं। कौन सा वंशज हूं? 5वां। मतलब वो ये लिख के गया कि यहां हमारा जो पहला व्यक्ति आया था उसका नाम क्या था? गुहादित्य, और मैं उसका कौन से नंबर का वंशज हूं? 5वें नंबर का वंशज हूं, और मैं 646 में यहां पर था, मतलब इस वाले क्षेत्र में मैं रह रहा था। वो एक शिलालेख वहां पर लगवा के गया। शिलालेख आप समझ गए होंगे, पत्थर के ऊपर लिखे हुए लेख को अपन क्या कहते हैं? शिलालेख। जैसे अपन 25-20 लाख का मकान बनाते हैं तो उसके बाद एक नेम प्लेट लगवाते हैं कि फलाना फलाना, नीचे लिखते हैं पशु चिकित्सा अधिकारी, या जो भी अपन बनते हैं वो उसका पीछे नीचे नाम लिखते हैं। तो वो अपना एक शिलालेख है, भी ये मकान अपन ने बनाया था। तो ये एक शिलालेख लगवा के गया और वो कहता है मैं उसका 5वां वंशज हूं। तो इतिहासकारों ने समय निकाला। इतिहासकार ये कहते हैं कि भाई एक राजा जो है वो कम से कम 20 साल तक तो रहा होगा, 20 साल तक तो कम से कम उसने शासन किया होगा, इसलिए उन्होंने माइनस किया। तो 646 में से 20 गए 626, फिर 20 घटाए 606, फिर 686, और ऐसे करते करते 5 बार माइनस करने पर अपने पास में समय आया 566। तो कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गुहादित्य ने 566 ईस्वी के अंदर शासन किया, इस बात की जानकारी अपन को कहाँ से मिलती है? तो आप बताना सामोली शिलालेख। किसने खोजा था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने, जो 646 ईस्वी का है, शिलादित्य नाम के राजा का है, स्वयं को 5वां वंशज बताता है, और गुहादित्य ने इस राजवंश की स्थापना करी थी। मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी, और इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। सारी बातें आपको लिखनी है कि यहाँ का संस्थापक गुहादित्य था, 566 ईस्वी में आया था, उसने स्थापना करी थी, और इस बात की जानकारी अपन को सामोली शिलालेख से मिलती है। ठीक है, तो एक बार आप इसको थोड़ा सा देखिए, फिर अपन आगे की बात करते हैं। चलो सुनो, तो ये आपने लिख दिया होगा, अपन अब आगे की बात कर लेते हैं। अब इसकी स्थापना अपन ने करवा दी, साथ ही साथ में अपन ने देख लिया कि ये कैसे बना, क्या इसके प्राचीन नाम थे, सारी की सारी चीजें हो गई। अब अपन को इसके आगे वाले शासक पढ़ने हैं कि कौन कौन से राजा हुए थे, उन राजाओं ने क्या क्या काम किए थे। तो पहला राजा तो था गुहादित्य, जो मैंने आपको बता दिया 566 ईस्वी में आया था। इसके बाद में इसके 5वें नंबर का राजा हुआ था जिसका नाम था शिलादित्य। शिलादित्य के बाद में एक राजा का नाम मिलता है जिसका नाम था महेंद्र द्वितीय, और इसके बाद में एक राजा का नाम मिलता है जिसका नाम था कालभोज। क्या नाम था? कालभोज। यहां से बड़े राजा अपने शुरू हो जाते हैं। तो इसके बाद एक राजा मिलता है जिसका नाम था कालभोज। कालभोज की एक उपाधि थी, और उपाधि को कहा जाता था बापा रावल। क्या कहते थे? बापा रावल। याद रखना मित्रों, सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बापा रावल का मूल नाम क्या था। तो बापा रावल का मूल नाम आप क्या करके आओगे? कालभोज। या ऐसे पूछा जाए कि कालभोज की उपाधि क्या थी, कालभोज का टाइटल क्या था, तब आप क्या करके आओगे? बापा रावल। अब देखो, मेवाड़ का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मेवाड़ के अंदर जितने भी बूढ़े डोकरे आदमी होते हैं ना, तो उनको बापू ही कहते हैं, वहाँ के सारे लोग बापू कहते हैं। जैसे मारवाड़ वाले क्षेत्र में बासा कह देते हैं, अपने जयपुर वाले क्षेत्र में कुछ और कहते होंगे, दादाजी कहीं पर कहते हैं। उसी प्रकार से मेवाड़ में अपने घर में जितने भी बूढ़े डोकरे आदमी होते हैं उनको सभी लोग वहाँ पर बापू ही कहते हैं। और रावल जो है ये लोग पीछे लगाया करते थे। अपन आगे पढ़ेंगे कि इसके बाद में राजा हुआ था उसको आलू रावल कहते थे, यानी रावल तो ये लोग पीछे लगाते ही थे। बापू बापू बड़े आदमी को वहां के लोग कहते होंगे, तो वो बापू से हो गया बप्पा या बापा, और फिर वो क्या हो गया? रावल। जैसे गुजरात वाला जो क्षेत्र है जो मेवाड़ से टच करता है, तो आप देखिए महात्मा गांधी जी को भी लोग क्या कहते थे? बापू। और तो मेवाड़ वाले क्षेत्र में भी सेम ऐसा का ऐसे ही कहते हैं। तो इसलिए इसका टाइटल क्या हो गया? बापा रावल, जबकि ओरिजिनल नेम क्या था? कालभोज। याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कालभोज या बापा रावल एक गांव में रहते थे जिसका नाम है नागदा,
और नागदा गांव के अंदर एक ऋषि रहा करते थे जिनका नाम है हारित ऋषि, और ये हारित ऋषि की गाय चराने का काम करता था। वही कॉन्सेप्ट है सर, याद रखना, मैंने कहा था कि अगर ये कोई बड़े शासक होते तो कभी भी किसी ऋषि की गाय नहीं चराते। तो याद रखना मित्रों, ये कौन से ऋषि की गाय चराता था, ये सवाल भी पूछा जा चुका है, हारित ऋषि। अब बापा रावल रोज सुबह उठता और उठने के बाद में यहां से गाय लेता और गाय लेके पूरे दिन चराता और चराने के बाद में शाम को वापस अपने बाड़े के अंदर लाके बांध देता। पर डे का यही काम है, रोज सुबह टिफिन लेके जाना है, जैसे लोग काम पे जाते हैं ना वैसे, और चरा के शाम को आ जाना है। कहानियों के अंदर, किंवदंतियों के अंदर जो मेवाड़ के अंदर चलती है, उसके अंदर एक बात बताई जाती है कि बापा रावल जो था वो रोज जा रहा था और एक दिन उसमें से 20 गाय जो थी वो गायब हो गई, जैसे दूसरे स्थान पर चली गई। मान लो 100 गाय हैं, 20-25 गाय ऐसी थी जो बीच में से उस भीड़ में से गायब हो गई, और गायब होने के बाद में वे शाम के समय वापस अपने बाड़े के अंदर ऑटोमेटिकली आ गई। एक दिन हो, 2 दिन हो तो अपन समझे कि भाई पशु है, पशु इधर से इधर हो जाते हैं। आप तो हालांकि पशुओं के डॉक्टर बनोगे, वो सारी बातें हैं, तो वो सारे इधर से उधर हो जाते हैं। लेकिन अगर डेली का ये रूटीन हो तो रूटीन होने के बाद में अपन को ये लगे कि भाई कुछ न कुछ तो समस्या है, कि मतलब रोज के रोज पशु क्या हो रहे हैं, गायब। तो शाम को हारित ऋषि जी घर पे आए तो बापा ने पूछा कि साहब रोज गाय गायब हो रही, क्या बात है, किधर जा रही है। तो हारित ऋषि बापा को खुद दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बापा से कहा कि बापा एक काम करो, तू उनका पीछा कर, वो तू पता लगा। तो दूसरे दिन जब गाय गायब हुई तो बापा उनके पीछे पीछे गए तो उन्होंने देखा कि वे गाय सारी की सारी एक गुफा में जाती है। उस गुफा के अंदर गई तो बापा ने देखा कि उस गुफा में एक शिवलिंग था। शिवलिंग के पास में खुद हारित ऋषि जी बैठे थे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। वे रोज उनकी पूजा करते थे, और जैसे ही वे गाय अंदर गई तो उन गायों ने अपनी बॉडी के अंदर जितना भी मिल्क था वो सारा का सारा शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया। आप हो, मैं हूँ, बापा रावल हो, कोई भी हो, अगर गाय ऑटोमेटिकली अपना दूध किसी शिवलिंग पर चढ़ाती हैं, वे उसका दुग्धा अभिषेक करती हैं, आपको भी आश्चर्य होगा, मुझे भी होगा। आप जानते हो, आप पशु विज्ञान के सारे विद्यार्थी हो, कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही पशुओं से दूध निकाला जाता है। अगर नहीं आ रहा होता है तो वहाँ तो कोई ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन ही नहीं लगाया और सारा दूध ऑटोमेटिकली बाहर आ गया। तो बापा रावल आश्चर्यचकित हो गया कि यार ये क्या सीन है, ये क्या चमत्कार है ऐसा। वो वहाँ से घर आया, शाम को जैसे ही हारित ऋषि जी वापस घर आए, बापा सीधे उनके पास में गया और कहा ये क्या था ऋषि जी, बताओ मुझे आप। तो बापा रावल को हारित ऋषि ने कहा था, अगली बात याद रखना कि ये शिवलिंग एकलिंग जी का है। किसका है? एकलिंग जी महादेव का है। मैं इनकी पूजा करता हूं और बापा रावल मैं तुझसे कहता हूं कि तू भी इनकी क्या कर, पूजा कर। ऐसा कहा जाता है कहानियों में कि हारित ऋषि के कहने पर बापा रावल ने एकलिंग जी की पूजा की और टोटल 12 वर्षों तक तपस्या करता है। कितने वर्षों तक? 12। तो 12 वर्षों तक तपस्या करने के बाद में आपने सीरियल्स के अंदर देखा होगा कि फिर भगवान महादेव प्रकट हुए, और प्रकट जब हुए तब उन्होंने कहा बापा रावल से कि मैं तेरे से प्रसन्न हुआ, मांग तुझे क्या चाहिए। तो बापा रावल कहता है कि महादेव मुझे मेवाड़ का चक्रवर्ती सम्राट बनना है। क्या बनना है? मेवाड़ का चक्रवर्ती सम्राट। तो जैसे ही उसने ऐसे कान, भगवान के तो क्या जा रहा है, बस तथास्तु, सारी शक्तियां उसके पास में आ गई। ऐसी एक कहानी मेरे गांव के पास में भी कही जाती है कि मेरे गांव के फालना के पास में एक मंदिर है निम्बेश्वर महादेव का। ऐसा कहा जाता है कि उसके पास में एक देवासी रहता था जिसका नाम था निम्बाराम देवासी। आप सभी जानते हो कि देवासी जाति के लोग भेड़ बकरियों को चराने का काम किया करते हैं। तो निम्बाराम देवासी रोज सुबह भेड़ बकरियों को लेके टिफिन लेके पहाड़ों के अंदर चढ़ाने जाता। भोला इंसान था बेचारा, कोई मोह माया उसके थी नहीं, सुबह से शाम तक यही काम करता था और शाम को वापस आ जाता था। तो ऐसा कहा जाता है कि महादेव हमेशा तपस्या जो है वो पहाड़ों में ही किया करते हैं। तो महादेव जो थे वो उस फालना के पास में एक पहाड़ी बनी हुई है, वहां पर तपस्या कर रहे थे और निम्बाराम वहां भेड़ बकरियां चढ़ाते हुए पहुंचा तो जाकर महादेव को उसने देख लिया पहाड़ के अंदर। तो महादेव ने कहा कि भाई तूने मेरे को देख तो लिया है, अब तेरे को जो चाहिए वो तू मांग, मैं तेरे को दे दूंगा, क्योंकि तूने मेरे दर्शन तो कर लिए हैं। तो अब अपने जैसा आदमी होता तो मांग लेता कि साहब फॉर्चूनर गाड़ी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, बढ़िया सुंदर सी बींदनी चाहिए। लेकिन वो निम्बाराम तो बिल्कुल भोला इंसान था, उसके तो कोई मोह माया थी नहीं। इसलिए उसने कहा कि महादेव मेरे कुछ नहीं चाहिए, जब तक ये सृष्टि रहे ना तब तक मेरा नाम रहना चाहिए। आज भी उस मंदिर को निम्बेश्वर महादेव कहा जाता है। तो जब तक ये दुनिया है तब तक वो मंदिर है, तब तक तो निम्बाराम देवासी का नाम जीवित है।
कि निम्बेश्वर महादेव निम्बाराम को मिले थे, आज भी वहां लोग कहते हैं। और दुनिया ही जिस दिन खत्म हो जाएगी, आप और मैं ही नहीं रहेंगे, उस दिन उस बंदे का नाम ही क्या हो जाएगा, समाप्त। तो ऐसी ही कहानियां हैं कि बापा रावल को एकलिंग जी मिले और एकलिंग जी ने आशीर्वाद दे दिया कि तथास्तु, तू जा और तू आज से यहाँ का चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। ऐसा कहते हैं कि बापा रावल अपनी सेना लेता है और सेना लेकर मेवाड़ के आसपास के पूरे क्षेत्रों पर वो क्या कर लेता है, अधिकार। इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं, तो आप बापा रावल करोगे। क्या करोगे, बापा रावल। क्यों? क्योंकि गुहादित्य ने तो स्थापना कर दी, पर वे इतने चक्रवर्ती राजा नहीं थे, वे सामान्य इंसान थे। बापा रावल पहला ऐसा राजा था जिसने पूरे क्षेत्र पर क्या किया था, अधिकार, और उस राजवंश की उसने महिमा बढ़ा दी थी। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कौन था एग्जाम के अंदर, तो आप बापा रावल करोगे, और अगर सिर्फ संस्थापक पूछा जाए तो आप गुहादित्य करोगे। अब ये सारी चीजें हुई किसके कारण, एकलिंग जी के कारण। इसीलिए मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग दीवान कहते हैं। क्या कहते हैं, एकलिंग दीवान। आपने बड़ा प्रसिद्ध वो गीत सुना होगा कि वो महाराणा प्रताप कटे वो एकलिंग दीवान कटे। तो एकलिंग दीवान कहते हैं, वे कहते हैं कि हम यहाँ के राजा नहीं हैं, यहाँ के राजा तो एकलिंग जी हैं, वे मेवाड़ नाथ हैं, मेवाड़ अधिपति हैं। हम तो यहाँ पर जो है वो उनके दीवान के रूप में, उनके प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शासन। इसलिए अगर आपसे पूछे कि मेवाड़ के कौन से राजा ऐसे हैं राजस्थान के अंदर जो स्वयं को एकलिंग दीवान कहते हैं, तो सिंपल सा बात है, आप क्या बताओगे, मेवाड़ के शासक को एकलिंग दीवान कहा जाता है। ठीक है। अब अगला एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आपसे ऐसा पूछे कि प्रथम एकलिंग दीवान कौन था, तो उस समय आप गुहादित्य मत करना, क्योंकि गुहादित्य का एकलिंग जी से कोई लेना देना नहीं था। प्रथम एकलिंग दीवान अगर पूछा जाए तो उस समय भी आप बापा रावल करोगे, क्योंकि सबसे पहले आपको किसको मिले थे एकलिंग जी, बापा रावल को मिले थे। तो इसलिए मेवाड़ के राजा स्वयं को एकलिंग दीवान कहते हैं। अब जब सारी चीजें एकलिंग जी की वजह से ही हुई है, तो इनका मंदिर तो बनवाना ही पड़ेगा। तो याद रखना, बापा रावल ने कैलाशपुरी गांव के अंदर, उदयपुर के पास में एक गांव पड़ता है कैलाशपुरी, वहां पर एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया है। आप में से अगर कोई गया हो, नहीं गया हो तो जाना आप, बड़ा अच्छा सुंदर सा मंदिर है। उसके अंदर एंट्री करने के बाद में जैसे ही आप मंदिर के पास में जाओगे ना, तो वहाँ एक बापा रावल की बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है, जिसके अंदर वो एकलिंग जी के सामने इस प्रकार से खड़ा है। फिर आप जैसे ही जाओगे तो जहाँ एंट्री होती है मेन गेट की, वहाँ ऊपर हारित ऋषि का चित्र भी बना हुआ है। और फिर अंदर जाते ही आपको शिवलिंग जो है वो मिलेगा। वो लगभग 7वीं शताब्दी के अंदर बापा रावल ने उसका निर्माण करवाया था। अभी जो रिट का आपके पेपर हुआ था मेंस का, फरवरी महीने के अंदर 28 या 26 तारीख को ऐसा कुछ, उसमें ये सवाल आ भी चुका है कि एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो आप उसके अंदर बापा रावल करेंगे आएंगे, और बापा रावल उसका सही आंसर था, तो उन्होंने करवाया था। फिर अगली बात सर, इस मंदिर का निर्माण बापा रावल ने करवा दिया, लेकिन इसका जो परकोटा है, परकोटे का मतलब होता है सर बाउंड्री, चारों तरफ की बाउंड्री को अपन क्या कहते हैं, परकोटा। तो इस परकोटे का निर्माण जो था वो महाराणा मोकल ने करवाया था, ये भी याद रखना आप। चारों तरफ की बाउंड्री किसने बनवाई, राणा कुंभा के पापा हुए थे महाराणा मोकल, उन्होंने बनवाई थी। फिर अगली बात, ज्यादातर अपन जो शिवलिंग देखते हैं 90% राजस्थान में आपने देखे होंगे वो ऐसे बने हुए होते हैं। लेकिन इस मंदिर के अंदर मैं पर्सनली जाके आया हूँ, कितनी बार गया हूँ मैं इस मंदिर के अंदर, जब भी आप कभी जाओ ना तो देखना कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो इस प्रकार से नहीं बना हुआ है। वो शिवलिंग जो है वो उसके 4 मुख है, मतलब उस शिवलिंग के आगे एक चेहरा बना हुआ है, एक इधर बना हुआ है, एक इधर बना हुआ है और एक पीछे बना हुआ है। जैसे अशोक स्तंभ के अंदर 4 शेर होते हैं, एक दूसरे के सामने ऐसे सटाकर बैठे हुए होते हैं, वैसे के वैसे उस शिवलिंग में 4 जो है वो मुख है, इसलिए उसको कहा जाता है चतुर्मुखी शिवलिंग। क्या कहा जाता है, चतुर्मुखी शिवलिंग। और ये शिवलिंग जो है ये सांगा के पिताजी ने लगवाया था, जिनका नाम है रायमल। क्या नाम है, रायमल। तो याद रखना, चतुर्मुखी शिवलिंग किसने लगाया, रायमल ने। परकोटा किसने बनवाया, मोकल ने। मंदिर किसने बनवाया, बापा रावल ने। कौन से गांव में, कैलाशपुरी। मेवाड़ के राजाओं को एकलिंग दीवान कहते हैं। बापा रावल हारित ऋषि की गाय चराते थे, इनका मूल नाम कालभोज था, नागदा गांव में रहते थे, और ये मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक थे। बापा रावल ने 734 ईस्वी में एक मौर्य शासक था जिसका नाम था मान मोरी, इसे पराजित करके पहली बार चित्तौड़गढ़ को जीता था। कौन से गढ़ को जीता था, चित्तौड़गढ़ को। तो पहले चित्तौड़गढ़ मौर्यों के पास में हुआ करता था, इसको मान मोरी को पराजित करके 734 ईस्वी में इसको जीतने वाले राजा भी कौन थे, कालभोज या
बापा रावल। अब ये बात अपन को किसने बताई? तो एक किताब है, याद रखना, आपके बहुत काम आने वाली है, वीर विनोद। मेवाड़ के इतिहास के लिए सबसे बेस्ट किताब है। तो वीर विनोद कवि राजा श्यामल दास ने लिखी थी। श्यामल दास ददवाड़िया पूरा नाम था। महाराणा भीम सिंह जी के समय उनके दरबार में रहा करते थे। इन कवि राजा श्यामल दास ने इस किताब को लिखा था, वीर विनोद, और उसके अंदर ये लिखते हैं कि चित्तौड़गढ़ किले को 734 ईस्वी में जीतने वाला शासक कौन था? बापा रावल था। बापा रावल शुद्ध एक सोने का सिक्का चलवाता है। उस सिक्के के ऊपर इसने शिवलिंग की आकृति बनवाई थी। आपके जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं जो वर्तमान में चल रही है, वो तो यहाँ तक लिखती हैं कि बापा ने इस वाले पूरे एरिया में, मतलब ये राजस्थान, ऊपर पंजाब हरियाणा वाले सभी राजाओं का एक संगठन बनाया था, और भारत में जितने भी अरब कंट्रीज से आक्रमण हुए थे उनको उन्होंने रोका था। और पाकिस्तान के अंदर एक नगर है जिसका नाम है रावलपिंडी। शोएब अख्तर को कहा जाता था रावलपिंडी एक्सप्रेस, अगर आप कोई पुराना क्रिकेट अगर किसी ने देखा हो तो, क्योंकि वो रावलपिंडी से आता था और बड़ी फास्ट बॉलिंग करता था, इसलिए उसको कहते थे रावलपिंडी एक्सप्रेस। तो ये रावलपिंडी जो नगर है, ये नगर भी बापा रावल के नाम पर ही रावलपिंडी पड़ा है। पिंड का मतलब होता है गांव, और बापा रावल ने बसाया था इसलिए इसका नाम हो गया रावलपिंडी। तो ऐसा कहते हैं कि इस पूरे वाले क्षेत्र पर उसने अधिकार करके अरब आक्रमण को रोका था, इसलिए इस नगर की स्थापना भी किसने की है? बापा रावल ने। ऐसा आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब के अंदर लिखा हुआ है। एक इतिहासकार है जिसका नाम है CV वैद्य, और CV वैद्य साहब जो थे, इन्होंने गुहिलों का चार्ल्स मार्टल बापा रावल को कहा है। यूरोप के अंदर एक योद्धा हुआ था जिसका नाम था चार्ल्स मार्टल। तो ये कहते हैं कि गुहिल राजवंश का वो ऐसा योद्धा कौन था? तो वो कौन था? आपका बापा रावल था। तो ये सारी बातें बापा रावल की हैं जो आप अच्छे से याद रखेंगे। गुहादित्य के बाद शिलादित्य हुआ, फिर महेंद्र द्वितीय, फिर कालभोज। कालभोज का नाम क्या था? बापा रावल, सॉरी उपाधि क्या थी? बापा रावल। बापा रावल का मूल नाम क्या है? कालभोज। हारिद ऋषि की गाय चराई, एकलिंग जी की इन्होंने पूजा की। यहाँ के राजाओं को एकलिंग दीवान कहते हैं। कैलाशपुरी गांव में मंदिर बनवाया, मंदिर का परकोटा मोकल ने बनवाया। चतुर्मुखी प्रतिमा थी, और चतुर्मुखी प्रतिमा रायमल जी ने लगवाई। 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ को जीता। वास्तविक संस्थापक थे वीर विनोद श्यामल दास ने लिखा। CV वैद्य ने इनको चार्ल्स मार्टल कहा है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब के अनुसार पाकिस्तान का रावलपिंडी नगर भी इन्होंने बसाया। सोने के सिक्के चलाए जिस पर शिवलिंग की आकृति थी, और अंतिम बात की इनकी समाधि भी नागदा गांव के पास में ही बनी हुई है, और उस क्षेत्र को भी बापा रावल ही कहते हैं। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं इस वाली क्लास की आपको सारी बातें समझ में आई होगी। आपको जो नोट डाउन करना हो वो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, और बार बार रिवाइज करके आप इसको देख भी सकते हैं। अगले राजा की बात, अगले टॉपिक की बात अपन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।